हेलो साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर से मानव रोगों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। भाग एक में अपन ने देखा था कि जीवाणु जनित रोग होते हैं, उनके बारे में कौन कौन सा कारक होता है, क्या संक्रमण होते हैं, क्या लक्षण होता है और उनके बचाव उपचारों के बारे में देख रहे थे। जो मानव रोग वाला जो टॉपिक है, इससे एक सवाल 100% आएगा, याद रखना गाइस आपके RS प्री में। लास्ट में अपन ने देखा था किसके बारे में, फ्लेग के बारे में देखा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नाम आता है टीबी का। किसका नाम आता है? टीबी। टीबी के बारे में बात करें तो टीबी का जो कारक है ना, कौन सा कारक है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसका नाम आ जाता है कारक का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस आता है, उसके द्वारा फैलता है। तो कारक के बारे में लिखो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसके कारण ये होता है। मेन रूप से अगर बात करें इसी के बारे में कि संक्रमण के अंदर से क्या क्या होता है, देखो तो टीबी फैल सकता है वायु और संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण से ये फैलता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। टीबी है, ये जीवाणु जनित रोग है। कारक बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसके कारण ये होता है। ठीक है गाइज। और बात करें इसी के अंदर से तो लक्षण क्या क्या होंगे, लक्षण लिखो यहाँ पर। लक्षण में लिखना है सबसे पहले, जैसे खांसी हो गई, लगातार खांसी आएगी, खांसी के साथ में बुखार आएगा, बुखार के साथ में वज़न घटेगा। क्या होगा? वज़न घटना। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं, थकान हो जाना, फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, लगातार खांसी आ जाती है, रक्तयुक्त बलगम आना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये बोल सकते हैं कि आपको टीबी हुई है। अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। जब उपचार की चर्चा होती है तो एक टीका लगाया जाता है, टीका लगता है। उस टीके का नाम याद रखना, BCG का टीका होता है। BCG का टीका लगाया जाता है। और साथ में बात करें तो डॉट्स से भी अपन इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, से इलाज होता है। टीबी के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग का जो कारक है वो लिख सकते हो आप। कारक कौन सा आएगा? ये भी इसी की टीबी जो जिससे होता है ना, उसी के अंदर से ये होता है। तो इसका जो कारक आता है यहाँ पर लिखो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इस कारण से ये होता है। और बात की जाए तो जो कुष्ठ रोग होता है ये ओनली मनुष्य में होता है। घाव से निकलने वाले पदार्थ के कारण इसका संक्रमण होता है। अब बात करें इसके लक्षणों के बारे में तो त्वचा पर चकत्ते बनना, घाव हो जाते हैं। साथ ही बात करें तो हाथ पाँव की जो अंगुलियां हैं वो मुड़ जाती हैं। इसके उपचार के बारे में चर्चा करते हैं। उपचार, जब आप उपचार आता है तो इसमें BCG का टीका लगाया जाता है। कौन सा? BCG का टीका। एक और आता है, वो भी लिख सकते हो, MDT अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है? MDT की फुल फॉर्म याद रखा तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी है, उससे भी इसका इलाज किया जाता है। कुष्ठ रोग के बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में? एक आता है सिफिलिस। कौन सा आता है? सिफिलिस रोग है। ये किससे होता है उसके बारे में बात करें तो कारक कौन सा लिखना है आपने को? तो इसका जो कारक आता है यहाँ पर लिखो ट्रेपोनेपा पेलिडम। इस कारण से ये होता है कारक। अब बात करते हैं किस प्रकार से फैलता है। तो जो सिफिलिस से पीड़ित इंसान होता है या फिर जो रोगी होता है उससे संभोग कर लेते हो तो ये रोग हो जाता है, या फिर संक्रमित जो सुई होती है उससे भी हो सकता है, माता से पुत्र में भी हो सकता है ये रोग। ठीक है। लक्षणों के बारे में बात करें तो जैसे जो शीशन होता है या फिर जो वजाइना होती है उसके अंदर से लाल रंग के दाने हो जाते हैं, और यकृत और मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है।
ठीक है। इसके लिए क्या उपचार है, उस उपचार के बारे में बात करें तो यहाँ पर उपचार लिख लो। उपचार कौन सा लिखोगे तो यहाँ पर दी जाती है पेनिसिलिन का सेवन। ठीक है, कौन सा दिया जाता है, पेनिसिलिन का सेवन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, सिफिलिस रोग के लिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो आप यहाँ पर काली खांसी। काली खांसी, काली खांसी का जो कारक होता है वो बात करते हैं अपन, किस कारक से होता है। तो इसके लिए जो कारक माना जाता है, नाम यहाँ पर आता है बोर्डेटा टेला प्रोट्रिसिस, इसके कारण ये होता है। ठीक है, और ये फैलता कैसे है, ये हवा से फैलता है, हवा से फैलता है। ठीक है, और बात करते हैं जैसे इसके लक्षणों के बारे में, तो लगातार खांसी आती है। उपचार के बारे में जब चर्चा होती है तो उपचार में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है गाइज, मेन रूप से जो रोग है किसके कारण फैल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा वो कारक है, उनके कारक के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो गाइज ये थे किसके बारे में, जीवाणु जनित रोग थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर लिखो विषाणु, विषाणु जनित। ठीक है, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोगों के अंदर से सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है पोलियो का। किसका आता है, पोलियो का। तो पोलियो का जो कारक है वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, कारक किसके कारण होगा, ये पोलियो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से ये रोग फैलता है। दूसरा बात करें तो इसका जो संक्रमण है वो दूषित भोजन और जल से हो जाता है। लक्षणों के बारे में बात करें तो तेज़ बुखार हो गया, खांसी हो गई, 3-4 दिन तक रोगी हाथ पैर नहीं हिला पाता है। उसका मूल रूप से बात करें तो जो तंत्रिका तंत्र है ना वो इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, उपचार कौन कौन से होते हैं, इसका उपचार एक टीका आता है बस। तो यहाँ पर लिख सकते हो टीका लगता है। एक चीज़ और याद रखना, इस जो टीके की खोज है वो किसने की, यहाँ पर लिख सकते हो खोज। इस टीके की खोज की जाती है सर्वप्रथम जॉन साल्क ने की। कौन करता है, जॉन साल्क करता है। लेकिन एक बाद में खोज होती है ओरल पोलियो वैक्सीन की, जो 1955 की बात आती है। 1955 में नाम आता है वैज्ञानिक का अल्बर्ट सेबीन ने क्या खोजा, ओपीवी खोजा। ठीक है, ओपीवी की फुल फॉर्म याद रखना, ओरल पोलियो वैक्सीन इसको कहा जाता है। लिख सकते हो आप यहाँ पर, क्या लिखोगे, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसकी खोज की जाती है। टीके की खोज जॉन साल्क करता है, लेकिन जो ओपीवी की खोज की जाती है वो अल्बर्ट सेबीन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विषाणु जनित रोगों के अंदर से नाम आ जाता है फ्लू। कौन सा आता है, फ्लू। इसको बोला जाता है, एक और लिख सकते हो इन्फ्लुएजा, इन्फ्लूजा इसको कहा जाता है। ये कौन से विषाणु से फैलता है, तो यहाँ पर लिखो कारक, कारक आ जाता है इन्फ्लूजा। फ्लूएजा कारक से या फिर विषाणु से होता है, वायु से होता है। संक्रमण बात करें तो इसका संक्रमण वायु के द्वारा होता है। और लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें से खांसी, बलगम, छींक, ज्वार, सिर दर्द आदि चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बात करें इसके उपचारों के बारे में तो एंटीवायरल जो दवाएं होती हैं उनके लिए उपचार में काम आती है, ज़्यादा कोई खास है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं विषाणु के साथ में नाम आ जाता है चेचक का। जो चेचक होता है इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इसी के बारे में बात करें तो इसको स्मॉल फॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, स्मॉल फॉक्स। ठीक है, एक और लिख सकते हो, नाम आ जाता है शीतला माता भी इसको कहा जाता है।
एक और अन्य नाम लिख सकते हो मसूरिका भी इसको कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम होते हैं चेचक के। ठीक है, बात करें इसके कारक के बारे में कि कौन से कारक से होता है, तो यहाँ पर लिखो वेरिओला विषाणु से, ये इसके कारण होता है। या फिर इसको कह सकते हो DNA विषाणु से ये होता है। ठीक है, दूसरा बात करें तो संक्रमण कैसे होता है, वायु के द्वारा रोगी के से सीधे संपर्क आने से ये हो जाता है। लक्षणों के बारे में बात करें, जैसे बुखार आ जाती है, सर दर्द होने लग जाता है, जुकाम होती हैं, उल्टियाँ होती हैं और मुंह पर लाल दाने निकल जाते हैं। ठीक है, उपचारों के बारे में बात करें तो जो रोगी है उसके संपर्क में आने से बचें। और एक और लिखा जाता है चेचक का एक टीका लगता है, टीका लगता है। ठीक है, इस टीके की जो खोज की जाती है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा की जाती है। यहाँ पर लिखो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर है वो खोज करता है किसकी, इस चेचक के टीके की। ठीक है, जिसको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट विषाणु जनित रोगों के अंदर से छोटी माता का। छोटी माता, छोटी माता होती है, इसको चिकन पॉक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स कहा जाता है। ये कौन से, इसका जो कारक है उस कारक के बारे में बात करें तो कारक का नाम जरूर याद रखना। तो कारक का नाम आ जाता है वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर है, उस विषाणु से ये होता है। ठीक है, श्वास और छींकने से इसका संक्रमण होता है। लक्षणों के बारे में बात करें तो शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, चकते सर्वप्रथम धड़ पर निकलते हैं और हल्का बुखार और जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। ये इसके लक्षण होते हैं। उपचार बात करें तो सीधा सी बात है कि जो रोगी होता है उस रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आ जाता है किसका, रेबीज का। इस रेबीज के बारे में बात करें तो इस रेबीज का अन्य नाम भी याद रखना। नाम इसको कहा जाता है जल भित्ति रोग भी इसको कहते हैं। कारक अपन बात करें इसका कौन सा होता है कारक, तो यहाँ पर लिखो रेबडो विषाणु होता है, उस विषाणु से ये फैलता है। मुख्य रूप से बात करें तो ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें से रेबीज का विषाणु होता है। जैसे पागल कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, चमगादड़ हो गया, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, ये जो काट लेते हैं ना आपको, अगर उनके अंदर से विषाणु, रेबीज का विषाणु है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो पेट्स होते हैं उनके अंदर से भी जैसे वैक्सीन लगाई जाती है, जिनके अंदर से जो रेबीज का जो विषाणु है वो उसके अंदर से नहीं आए। ठीक है, मुख्य रूप से बात करें तो इसके अंदर से आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, तो सिर दर्द, गले में दर्द होगा, हल्का बुखार देखने को मिल जाता है और बाद में क्या करता है वो आदमी, इंसान जो रोगी होता है वो पानी से डरने लग जाता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और बात करें तो जैसे इसके उपचार और बचाव के बारे में, तो जो रेबीज रोधी टीका लगवाना चाहिए और घाव होता है उस घाव के साबुन को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, ये इसके आ जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं वो याद रखना, इसका कौन कौन सा कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विषाणु जनित रोगों के अंदर से नाम आ जाता है कौन सा, हेपेटाइटिस का लिखते हैं अपन आगे। तो यहाँ पर लिखो हेपेटाइटिस। तो बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के कारण कौन सा होता है, तो इसका कारक लिखो आप पहले। एक विषाणु होता है उसको क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस विषाणु कहा जाता है, इसी के नाम से होता है हेपेटाइटिस विषाणु, उससे ये फैलता है। मेन रूप से बात करें तो जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं को टाइप ए के साथ में, तरल पदार्थों के साथ में, और बात करें दूषित जल से टाइप ई से फैल जाता है। अब बात करें इसके लक्षणों के बारे में, तो लक्षण में थकान हो गया, फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, पेट दर्द हो गया, भूख न लगना, वजन घटना, त्वचा और आँखों का पीला पड़ जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं हेपेटाइटिस के। इसी के साथ में नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट कौन सा आता है, डेंगू का। डेंगू होता है, ये डेंगू वायरस से होता है, ठीक है, ये कारक आता है। अब मुख्य रूप से बात करें तो उसका जो संक्रमण होता है, संक्रमण किससे फैलेगा, मादा मच्छर होती है, मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है, काटने से होता है डेंगू, ठीक है। इसके अंदर से क्या होता है, जो रोगी होता है उस रोगी के जो शरीर में प्लेटलेट्स हैं उसकी कमी आ जाती है, जिसके कारण जो अंतर का जो रक्त होता है और जो स्रावन होता है वो कम होने लग जाता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है, यहाँ पर लिखो चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया है, ये कौन से कारक से फैलता है, उस कारक का नाम लिखो आप। चिकनगुनिया ही विषाणु होता है, उसके कारण होता है चिकनगुनिया विषाणु से, इसका कारक माना जाता है। इसका संक्रमण किससे होता है, संक्रमण बात करें तो याद रखना एक एंडीज इजिप्टी मच्छर होता है, उसके कारण से चिकनगुनिया होता है। तो यहाँ पर लिखो एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है गाइज। इसके अंदर से जैसे लक्षणों के बारे में बात करें तो जोड़ों में तीव्र दर्द होने लग जाता है, जो त्वचा होती है उसके ऊपर लाल जो चकत्ते होते हैं वो बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आ जाता है एड्स का। तो ये एड्स का जो कारक होता है उस कारक के बारे में बात करें तो ये HIV से फैलता है। HIV की फुल फॉर्म याद रखना ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। इसका जो संक्रमण होता है, संक्रमण के बारे में बात करें तो जैसे असुरक्षित यौन संबंध होते हैं, जो सेफ सेक्स नहीं बोल सकते, उनसे हो सकता है, या फिर रक्त लेने से जो इंजेक्शन लगवाया जाता है, दूषित सुई होती है उससे, संक्रमित जो माँ होती है उसके गर्भ में जो पल रहे बच्चे को भी HIV हो सकता है, संक्रमित जो ब्लेड होती है, जो उस्त्रे होते हैं, धारदार जो उपकरण आप काम में ले सकते हो सेविंग करते टाइम, उनके लिए उनसे भी HIV हो सकता है। बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में तो लक्षण में प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होने लग जाती है और अन्य रोगों से जो खतरा है वो बढ़ जाता है। एक T लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कमी हो जाती है। अब बात करें तो इसका जो बचावों के लिए अंदर से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बचाव ही उपचार माना जाता है। एक AZT से नाम से दवाई आती है जिसको बोला जाता है एजिडोथाइमिडीन के नाम से जाना जाता है। साथ ही बात करें DDI होता है, एक DDC होता है, एक DYT होता है, इनका यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक जांच है, उस जांच का नाम याद रखना एलिसा जांच होती है। कौन सी होती है, एलिसा, ये जांच होती है। एक और याद रखना, अगर पुष्टि करनी है कि इस आदमी को एड्स है या नहीं है तो उसके लिए एक वेस्टर्न ब्लीचिंग जांच होती है, वो उसको यूज़ किया जाता है। तो उस जांच का नाम यह ज़रूर याद रखना, वेस्टर्न बोल्टिंग जांच के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर लिखो नेक्स्ट कौन सा आता है, कैंसर। इस कैंसर के बारे में बात करें तो कारक कौन सा होता है, ओको वायरस, इम्पोर्टेंट है याद रखना, ओको वायरस, ठीक है। इसके अंदर से संक्रमण कैसे होगा, जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका विभाजन का अनियंत्रित हो जाना, कोशिका विभाजन में तीव्रता से हो जाना। सपोज करो जैसे कोई कोशिका है वो अनियंत्रित वृद्धि करने लग जाती है तो भी कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में, तो जिसके अंदर से शरीर के अंदर से अनियंत्रित कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र में गांठ का निर्माण हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में गांठ से दर्द नहीं होता है, लेकिन जो अंतिम अवस्था हो जाती है उसमें से जो गांठ होती है उस गांठ के अंदर से जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। इसके लिए कौन कौन से जो उपचार हैं उस उपचारों के बारे में बात करें तो शल्य चिकित्सा हो गई, कोबाल्ट रेडियोथेरेपी हो जाती है और कीमोथेरेपी होती है, उनसे इसका उपचार किया जाता है। उपचार जरूर लिख सकते हो आप यहाँ पर, उपचार कौन कौन से लिखोगे, शल्य क्रिया, शल्य क्रिया के बाद में एक और लिखो कोबाल्ट रेडियो थेरेपी, ठीक है।
एक थेरेपी और होती है जिसको बोला जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना ये और ये। मेन रूप से आपसे यही पूछे कि कोबाल्ट रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो कैंसर के उपचार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विषाणु जनित रोग, जैसे सर्दी जुखाम हो गया, ये भी इसी से होता है, सर्दी जुखाम। ठीक है, सर्दी जुखाम होता है, ये कौन से वायरस से होता है, तो कारक ज़रूर याद रखना, कारक का नाम आ जाता है राइनो वायरस से, राइनो वायरस से ये होता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन कौन सा, स्वाइन फ्लू के बारे में बात करते हैं। स्वाइन फ्लू का जो कारक होता है वो कौन सा होता है, इन्फ्लूजा H1N1 वायरस होता है। तो याद रखना यहाँ पर इन्फ्लुएजा H1N1 वायरस से होता है। ये तो इसका कारक माना जाता है, लेकिन एक मच्छर होता है, उस मच्छर की एक स्पेशल प्रजाति होती है, नाम याद रखना उसका क्या होता है, क्यूलेक्स। कौन सा होता है, क्यूलेक्स होता है, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से ये स्वाइन फ्लू होता है। सर्दी जुखाम जैसे समान लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है खसरा। खसरा विषाणु जनित रोगों के अंदर से नाम से जाना जाता है। इसके लिए कारक कौन सा होता है, उस कारक का ज़रूर नाम याद रखना, कारक लिखते हैं अपने यहाँ पर, तो कारक का नाम आ जाता है रूबीओला वायरस, विषाणु। रूबीओला विषाणु से होता है, संक्रमित व्यक्ति होता है, उसके खांसने और छींकने से फैल जाता है। नाक कान गले का जो शोथ है वह ज्वर और नाक कान के चेहरे पर हल्के गुलाबी चकत्ते बन जाते हैं, उसको खसरा हो सकता है। खसरे के लिए टीका लगाया जाता है, उस टीके का ज़रूर नाम याद रखना, टीका कौन सा टीका होगा, टीके का नाम आ जाता है MMR का टीका लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग आराम से याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं अपन किसके द्वारा, प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में अपन देखने वाले हैं। प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंदर से बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है काला जार। काला जार रोग है, ये किसके कारण होता है, तो कारक के बारे में बात करें तो जो कारक है नाम यहाँ पर लिखो, लिस्मेनिया डोनोवनी, इस कारण से या फिर इस कारक से होता है। संक्रमण कैसे होता है, उस संक्रमण के बारे में लिख सकते हैं अपन, संक्रमण एक मक्खी आती है, नाम आता है उसका बालू मक्खी के काटने से होता है काला ज्वर। मेन रूप से बात करें तो तेज़ बुखार आ जाती है और पीलिया हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाला जो प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंदर से शामिल होता है। नेक्स्ट का नाम आता है एम्बीसियासिस। ठीक है, इसको आप पेचिस के नाम से भी पेचिस भी इसको कहा जाता है। कारक के बारे में बात करें कि कौन सा कारक से ये होता है, तो याद रखना ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से ये होता है। ठीक है, संक्रमण बात करें तो अशुद्ध जो जल होता है भोजन के सेवन से, और जो घरेलू मक्खी इसका यांत्रिक वाहक मानी जाती है, मतलब कि एक से दूसरी जगह पहुंचा देती है। आगे बात करते हैं तो लक्षणों के बारे में बात करें तो कब्ज हो गई, पेट दर्द हो गया, बहुत सारे इसमें देखने को मिल जाती है। उपचारों के बारे में बात करें तो हरी सब्जियों को पोटेशियम परमंगनेट में भिगोकर इसका उपयोग करना चाहिए, रोगी को पूरी सफाई रखनी चाहिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सी लिखनी है अपने को, मलेरिया लिख लो। फिर इससे मलेरिया का कारक बात करते हैं अपन, तो एक कारक का नाम आ जाता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौन सा जाता है, प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो कौन सा कारक याद रखना है मलेरिया के लिए, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट लगा लो गाइज, ठीक है। मलेरिया के लिए जो कारक माना जाता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ माना जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो इसका एक मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है, वो उसका संक्रमण होती है। संक्रमण किससे होता है तो याद रखना मादा एनोफ्लीज। हर जगह देख लो मादा ही मादा इसके लिए जिम्मेदार हो रही है। और बात करें तो मलेरिया के लिए अंदर से लक्षण में बात करें तो इसमें से प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर और प्लीहा को संक्रमित कर देता है, और जो लाल रक्त आरसीबी होती हैं वो क्या हो जाते हैं, तेज़ी से नष्ट होने लग जाती हैं। इसके उपचारों के बारे में बात करें तो कुनेन नामक दवा और डेराफ्रिन नामक दवा दी जाती है, ठीक है। तो ये तो सारे के सारे क्या थे, प्रोटोजोआ जनित रोग थे। अब बात करते हैं कृमि जनित रोगों के बारे में। तो यहाँ पर लिखो कृमि जनित रोग। तो कृमि जनित रोगों के अंदर से बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है किसका, फाइलेरिया। कौन सा आता है, फाइलेरिया आ जाता है। फाइलेरिया का जो कारक होता है वो कौन सा होता है वो भी यहाँ पर लिखो, नाम आ जाता है उसका वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई गोलकृमि, ये होता है, इसके कारण इससे फैल जाता है। संक्रमण बात करें तो इसका संक्रमण किससे होता है, ये भी एक मादा मच्छर होता है, मादा नाम आता है उसका क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है, ठीक है। इसके अंदर से क्या हो जाता है कि शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है, विशेष करके पाँव जो पैर होता है वो फैल जाता है। हाथी पाँव जो रोग होता है वो इसी के अंदर को कहा जाता है। रोगी को शुरुआत में थोड़ी सी तेज़ बुखार आ जाती है, ज़्यादा कोई लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उपचार बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, स्वच्छ पानी को पीना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो नीचे, इसको हाथी पाँव भी कहा जाता है, हाथी पाँव रोग। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाला। नेक्स्ट आता है एस्केरियासिस, ये भी एक रोग होता है, ये कृमि जनित है, ठीक है। एस्केरियासिस, इस रोग का जो कारक माना जाता है उस कारक के बारे में बात करें ना गाइज, तो कौन सा आता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोर्डियस, इसके कारण ये होता है। इसको आंत कृमि भी कहा जाता है या फिर गोल कृमि के द्वारा, सीधी सी बात में कहें तो अपन गोल कृमि लिख सकते हो, गोल कृमि से द्वारा होता है। मुख्य रूप से बात करें तो इसके अंदर से जो दूषित भोजन होता है और जल होता है उसका सेवन करने से ये हो जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है गाइस थर्ड वाला, कौन सा लिखोगे, टीनियसिस। टीनियसिस के बारे में बात करें तो ये भी एक कृमि जनित रोगों के अंदर से शामिल होता है। कारक बात करें तो कारक कौन सा लिखना है अपने को, तो नाम यहाँ पर लिखो टीनिया सोलियम परजीवी, उसके कारण होता है। इसको फीता कृमि कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, फीता कृमि कहा जाता है, ऊपर वाले को गोल कृमि कहा जाता है। संक्रमण के बारे में बात करें तो उसका जो संक्रमण होता है वो किसके कारण होता है, जो संक्रमित सूअर होता है या फिर अधम का जो मांस है उसके खाने से हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, संक्रमित सूअर से, या फिर दूसरा लिखो अधपका मांस खाने से ये रोग आपको हो सकता है। लक्षण होते हैं वो आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ना उसको जाकर ये प्रभावित करते हैं। अगर इस रोग से बचना चाहते हो तो जो आप अगर कोई सूअर का जो मांस खा रहा है तो उसको जो भी
खा रहा है तो उसका सेवन कर रहा है तो उसको अच्छी तरीके से पका कर खाना चाहिए। ये इसके उपचार माने जाते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। एक क्लास और रहेगी जिसमें से अपन देख लेंगे कौन कौन से, जैसे मेंडलीय विकार हो गया, गुणसूत्रीय विकार हो गया, पशुजन्य जो रोग होते हैं उससे अपन देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।